मूवी की शुरुआत जॉन ब्रेजर नाम के एक आदमी से होती है जो आज ही जेल से छूटा था। इस वक्त वो वेनिस में था और जेल से बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपनी बेटी स्टेला को कॉल किया। उसने स्टेला से कहा कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तब स्टेला ने कहा कि क्या उसके पास बिल है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका बाप एक शातिर चोर है। कुछ देर बाद हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं अपने साथियों से मिलते हुए। इस बार ये लोग पानी में बने एक घर से गोल्ड के बिस्किट चुराने वाले थे। प्लान के मुताबिक ये लोग उस तिजोरी के पास पहुंचे और उसके नीचे एक बॉम्ब लगा करके धमाका कर दिया, जिससे वो तिजोरी जिसमें गोल्ड के बिस्किट थे वो पानी में जाकर के गिर गई। जल्द ही पुलिस इनके पीछे पड़ गई, लेकिन ये लोग उस तिजोरी को यहाँ से लेकर के भागने में कामयाब हो गए। कुछ देर बाद ये एक बर्फीले मैदान में जा पहुंचे, जहाँ पर जॉन ने चार्ली की बहुत ज्यादा तारीफ की, क्योंकि इस चोरी की सारी प्लानिंग चार्ली ने ही की थी। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगे, तभी एक ब्रिज पर स्टीव और उसके आदमियों ने इनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद स्टीव ने रोब के सर पर गन पॉइंट की और उसके आदमी गाड़ी में रखा हुआ सोना नीचे उतारने लगे। जैसे ही जॉन ने उतरने की कोशिश की, स्टीव ने उस पर भी गन पॉइंट कर दी। स्टीव की इस गद्दारी पर जॉन ने उसे धमकी दी कि मेरे आदमी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्टीव को तो सिर्फ सोना चाहिए था, इसलिए उसने अपने बॉस जॉन को ही गोली मार दी। ये देख कर के रोब अपनी बस को भगाने लगा, लेकिन वो बर्फ के ठंडे पानी में जा गिरी। ऊपर से स्टीव उन पर गोलियों की भारी बरसात करने लगा ताकि उनमें से कोई भी जिंदा ना बच सके। लेकिन उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो सभी जिंदा बच गए और तैर करके नदी के किनारे पर आ गए। बाहर आने के बाद चार्ली ने कसम खाई कि वो अपने बॉस की मौत का बदला जरूर लेगा। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जॉन की बेटी स्टेला को देखते हैं, जो अब पुलिस के लिए ताले खोलने का काम करती थी। एक दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंची, तब चार्ली उससे मिलने के लिए आया और कहने लगा कि मैंने स्टीव का पता लगा लिया है, साथ ही वो उस सोने को भी वापस लूटना चाहता है जो हमने चोरी किया था। दरअसल चार्ली चाहता था कि स्टेला भी इस मिशन में उसका साथ दे, लेकिन स्टेला ने साफ मना करते हुए कहा कि वो अपने बाप की तरह चोर नहीं बनना चाहती। लेकिन रात को स्टेला का मन बदल गया और उसने चार्ली को कॉल करके कहा कि वो इस मिशन में उनका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि जब वो उस सोने को वापस चुरा लेंगे तब वो स्टीव के टेंशन भरे चेहरे को देखना चाहती है। अगली सुबह चार्ली ने स्टेला को अपनी पूरी टीम से मिलवाया और जल्द ही ये सभी लोग अपनी पूरी प्लानिंग में लग गए। सबसे पहले इन लोगों ने स्टीव के घर का पता निकाला और चेक किया कि कहां-कहां सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। फिर उन्होंने स्टेला को जासूस बनाकर स्टीव के घर भेजने का फैसला किया, क्योंकि इनमें से सिर्फ स्टेला ही ऐसी थी जिसे स्टीव नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव येवन नाम के एक आदमी को सोने के बिस्किट बेच रहा था। येवन ने उसे 4 बिस्किट खरीदे और वादा किया कि वो आगे भी उससे और सोना खरीदेगा। वहीं चार्ली की टीम स्टीव की हर हरकतों पर नजर रखे हुए थी। उन्होंने स्टेला को टीवी ठीक करने वाली मैकेनिक बनाकर के भेजा स्टीव के घर पर। इसके लिए रोब ने एक मैकेनिक औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, उसने उस लड़की की यूनिफॉर्म और वैन की चाबी चुरा ली। उसने ये यूनिफॉर्म और चाबी स्टेला को ले जाकर के दे दी। तब स्टेला ने फौरन उसे पहन करके केबल वाली का भेष बना लिया। इसके बाद लेफ्टियर ने स्टीव के टीवी की तारों को काट दिया ताकि स्टीव केबल वालों को कॉल करे। फिर उन लोगों ने खुद ही स्टीव से बात की और स्टेला को मैकेनिक बना करके उनके घर भेज दिया। कुछ ही देर में स्टेला अपने शर्ट पर एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा करके पहुंच गई स्टीव के घर पर। स्टीव ने जब स्टेला की खूबसूरती और हुस्न को देखा तो अपनी अमीरी का दिखावा करने लगा। वहीं स्टेला को कैमरे की मदद से घर के कोने कोने का नक्शा मिल गया था। इधर स्टीव स्टेला से फ्लर्ट करने लगा और उसे डेट पर चलने के लिए कहने लगा। पहले तो स्टेला ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जब वो वापस आई तो चार्ली ने सबके साथ मिलकर के आगे का प्लान तैयार किया। इसके बाद उन्होंने मिनी कूपर के अंदर सोने के वजन जितना लोहा रखा और स्टेला को गाड़ी चलाने के लिए कहा। तब इन्हें पता चला कि वो सारा सोना इस गाड़ी में नहीं आ सकेगा। तब इन्होंने एक मैकेनिक को बुलाया जिसका नाम था रेंच, जो इनके लिए एक ऐसी गाड़ी बना सकता था जो उस सारे सोने का वजन उठा सके। वहीं दूसरी तरफ लाइल ने ट्रैफिक सिस्टम हैक कर लिया था। फिर उसने चार्ली को बुलाया। फिर उसने अपनी मर्जी से ट्रैफिक लाइट्स बदलकर सड़कों पर जाम लगा करके दिखाया। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट ईयर भी बॉम्ब बनाने में लगा हुआ था। उधर रेंच ने भी कुछ ही टाइम में गाड़ियों को मॉडिफाई कर दिया था, जिन्हें चार्ली की टीम टेस्ट करने लगी। इतनी खतरनाक गाड़ियों को देख करके ये सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं स्टीव येवहन के पास पहुंचा ताकि उसे सोने के और बिस्किट बेच सके। ऐसे ही बातों में येवहन ने स्टीव से वेनिस में हुई सोने की चोरी के बारे में पूछा, जिसे सुनकर के स्टीव बुरी तरह से घबरा गया। गुस्से में आकर के स्टीव ने येवहन के गले को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तूने इस चोरी के बारे में किस किस को बताया है। तब
यवहन ने कहा कि मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन स्टीव ने गुस्से में आकर के उसे एक टेबल पर पटका और गोली मार कर के काम तमाम कर दिया उसका। फिर कुछ ही देर बाद यवहन का भाई मेस्कोव वहाँ पर पहुँचा। जब उसने अपने भाई की लाश देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मेस्कोव यूक्रेन माफिया गैंग का लीडर था और अब उसने कसम खाई कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेकर के रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और लेफ्ट ईयर स्किनी पेट नाम के एक आदमी से हथियार खरीदने के लिए पहुंचे। जब लेफ्ट ईयर ने स्किनी पेट को देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि वो पतला दुबला नहीं बल्कि एक सांड जैसा दिखने वाला आदमी था। उधर मेस्कोव अपने आदमियों के साथ मिलकर के अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा था। मेस्कोव ने जब यवहन के एक आदमी को बुलाकर के उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि एक काले लंबे बालों वाला मोटा आदमी यवहन से सोने के बिस्किट खरीदता था। इससे मेस्कोव समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि स्किनी पीट है। ये सुनकर के वो फौरन पहुंच गया स्किनी पीट के पास और उससे यवहन की मौत और सोने के बिस्किट के बारे में पूछताछ करने लगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली अपनी टीम के साथ अपने प्लान की तैयारी में लगा हुआ था। लाइल स्टीव पर नजर रखे हुए था। तभी उसने स्टीव को देखा जो स्टेला के साथ डेट पर जाने के लिए निकल गया था। फिर चार्ली अपनी टीम के साथ सोना चुराने के लिए उसके घर के पास पहुंचा तो उसने स्टीव के पड़ोसियों को देखा जो वहां पर पार्टी कर रहे थे। अब इतने सारे लोगों के होते हुए ये यहाँ पर धमाका करके चोरी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपने प्लान को कैंसिल करना पड़ा। वहीं स्टेला को भी मजबूरी में स्टीव के साथ डेट पर जाना पड़ा था। डिनर करते वक्त स्टीव स्टेला के हुस्न और खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। उसने स्टेला को अपने घर चलने के लिए भी कहा, लेकिन स्टेला ने ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम बाहर से तो बहुत शरीफ नजर आते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर का राक्षस जाग गया तो फिर मेरा क्या होगा। दरअसल स्टेला को ये बात उसके डैड हमेशा कहा करते थे। स्टीव ने कहा कि ये बात मैंने पहले भी कहीं सुनी है। तभी अचानक से स्टीव ने स्टेला के हाथ को पकड़ लिया। इतने में ही चार्ली अपनी पूरी टीम के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच गया। स्टीव ने जब इन सब को देखा तो हैरान हो गया कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे बच गए। उन्हें देखकर के स्टीव ने कहा कि वो उसकी हाईटेक तिजोरी को कभी नहीं खोल पाएंगे। ये सुनते ही चार्ली ने एक जोरदार पंच मारा उसके चेहरे पर। इसके बाद ये सभी लोग वापस अपने अड्डे पर आ गए। कुछ देर बाद लाइल ने इनको इन्फॉर्मेशन दी कि स्टीव अपना सारा सोना मैक्सिको भेजने की तैयारी में है। ये सुनकर के चार्ली को एक आइडिया आया कि वो उस तिजोरी को रास्ते में से ही गायब कर लेंगे। तब लाइल ने कहा कि इतनी आसानी से हम उस तिजोरी को नहीं चुरा सकेंगे, क्योंकि स्टीव बहुत ही जबरदस्त ट्रक और हेलीकॉप्टर का यूज करने वाला है। तभी स्किनी पिट ने चार्ली को कॉल करके यवहन के मर्डर के बारे में पूछा। तब चार्ली ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद चार्ली रोप के साथ नया ट्रक देखने के लिए पहुंच गया, जहां पर उसने रेंच को एक ट्रक को मॉडिफाई करने के लिए कहा। तब रेंच ने कहा कि मैं भी इस चोरी में शामिल होना चाहता हूं। ये सुनकर के चार्ली ने उसे भी कर लिया अपनी टीम में शामिल। फिर अगले दिन चार्ली और लेफ्ट ईयर उस पुल के नीचे बॉम्ब लगाने के लिए पहुंच गए, जिसके ऊपर से अगले दिन वो सोने से भरा हुआ ट्रक गुजरने वाला था। फिर जैसे ही सुबह हुई, चार्ली की पूरी टीम उस सोने से भरे हुए ट्रक का वेट करने लगी। लेकिन तभी इन्हें पता चला कि स्टीव ने 3 ट्रक भेजे हैं ताकि ये लोग भटक जाएं कि सोना किसमें है। तब चार्ली ने अपने साथियों से कहा कि हमें उस ट्रक का पीछा करना है जिसके साथ हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। इसके बाद चार्ली ने लाइल से कहा कि तीनों ट्रक के टायरों के वेट को चेक करो, जिसमें ज्यादा भार होगा सोना उसी में है। जब लाइल ने सीसीटीवी कैमरा चेक करके देखा तब चार्ली को बताया कि ट्रक नंबर 128 के अंदर सबसे ज्यादा वजन भरा हुआ है। कुछ देर तक चार्ली की टीम उनका पीछा करती रही, लेकिन तभी एक सर्किल के पास तीनों ट्रक अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। तब लाइल ने ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करके ट्रक नंबर 128 वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा दिया। उधर स्टीव हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ ये सारी चीजें देख रहा था। उसने फौरन पायलट से पीछे मुड़ने के लिए कहा। उधर लाइल ने ट्रैफिक लाइट की मदद से ट्रक नंबर 128 को रास्ते से भटका दिया। थोड़ी ही देर में चार्ली की टीम भी अपने ट्रक को लेकर के उसके पास पहुंच गई। दोनों ट्रक में जबरदस्त रेस होने लगी। चार्ली का ट्रक तो सीढ़ियों से उतर कर के स्टेशन पार कर गया। तभी लाइल ने एक बटन दबाकर के ट्रेन को ही रोक दिया ताकि उनका ट्रक टाइम पर पुल के नीचे पहुंच सके। अब ये लोग जैसे तैसे करके पुल के नीचे पहुंचे और रेंच के इशारे का वेट करने लगे। जैसे ही रेंच ने उस ट्रक को पुल के ऊपर से जाते हुए देखा, लेफ्ट ईयर ने पुल के नीचे लगे बॉम्ब्स में धमाका कर दिया। इस धमाके से वो पुल टूट गया और ट्रक सीधा नीचे आकर के गिर गया। उसी वक्त रेंच ने एक बटन दबाकर के पुल के ऊपर एक चादर लगा दी। उधर स्टीव ने अपने आदमियों से कहा कि जल्द से जल्द उस ट्रक का पता लगाओ। वहीं चार्ली को वो ट्रक तो मिल गया था, मगर जब उन्होंने उसके अंदर उस तिजोरी को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये वो तिजोरी नहीं थी जो स्टेला ने स्टीव के घर पर देखी थी। फिर जब स्टेला ने उसे खोलने की कोशिश की तब चार्ली से कहा कि इसके पासवर्ड का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब इन लोगों ने एक मशीन से उस तिजोरी को तोड़ डाला और सारा सोना निकाल कर के भर दिया अपने मिनी कूपर
हेलीकॉप्टर में। सारा सोना लेकर के ये लोग यहाँ से जा रहे थे। तभी स्टीव के आदमी बहुत सारी गाड़ियों को लेकर के इनका पीछा करने लगे। देखते ही देखते दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी। चार्ली अपने ट्रक को लेकर के जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, तभी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए स्टीव ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। एक जगह पर स्टीव हेलीकॉप्टर लेकर के चार्ली की गाड़ी के सामने आ गया, लेकिन चार्ली ने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी को वहां से निकाल लिया और भागने लगा। स्टीव भी हेलीकॉप्टर से निकला और एक गाड़ी लेकर के उसका पीछा करने लगा। वहीं चार्ली ने अपनी मिनी कूपर को एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा दी और अपने साथियों के साथ एक दूसरी गाड़ी में भागने लगा। जब स्टीव ने चार्ली को अपनी टीम के साथ ट्रेन के डब्बे से निकलते हुए देखा, तभी उसकी मुलाकात हुई रेंच से। स्टीव ने रेंच को यहाँ पर काम करने वाला समझ लिया था। तब स्टीव ने रेंच को $5000 देने का लालच दिया और मिनी कूपर तक ले जाने के लिए कहा। रेंच ने उससे पैसे लेकर के ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो स्टीव ने चार्ली को देखा। चार्ली भी उसे देख करके हंसने लगा। अचानक से उसने अपनी गन निकाली और चार्ली को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे योहान का भाई मैस्काव अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। तभी स्टेला भी यहाँ पर आ गई और स्टीव के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, क्योंकि उसने स्टेला के बाप को मारा था। फिर यूक्रेनियन गैंग के लोग स्टीव को पकड़ करके अपने साथ ले गए और इधर ये सारा सोना इनके हाथ लग गया। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द इटालियन जॉब खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।